ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोले गए हैं कि डोंट कम बिटवीन मी एंड माई गोल्स। ऐसा एटीट्यूड आपका रहना चाहिए जिंदगी में, तब जाकर आपके ड्रीम्स को, आपके गोल्स को आप अचीव कर सकते हो। आप और आपके गोल्स, इसके बीच में कोई भी आता है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि एक बार आप गोल तक पहुंच गए उसके बाद तो जो भी लोग हैं वो जुड़ना अपने आप शुरू हो ही जाएंगे। इसीलिए जो भी आपको आपके गोल तक लेकर जा रहा है उसे साथ में रखिए, जो आपके गोल से आपको भटका रहा है उसे दूर फेंक दीजिए। इसी तरीके से आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो ये एटीट्यूड हमेशा अपने साथ रखिए। कोट नहीं है, ये एक एटीट्यूड है, एक सक्सेसफुल इंसान का एटीट्यूड। तो आइए हम यहाँ पर 5 अगस्त का जो एनालिसिस है वो देखने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पर थोड़ा जो पिक्चराइजेशन है वो अलग है। यहाँ पर मैं आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ, तो उस वजह से जो सेटअप है वो मैं नहीं रख पा रहा हूँ। इस वजह से आज मैं इस तरीके से आपसे जो एनालिसिस है वो डिस्कस करूँगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो आपको प्लेस जो है, ये वाली प्लेस, इसे आइडेंटिफाई करना है। तो इस प्लेस के रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। आइए यहाँ पर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। अब देखिए, जब हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज देखते हैं तो जो राम जी है उनके बारे में जितने भी आर्टिकल्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। राम जन्मभूमि, उसी के रिगार्डिंग सभी आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो पूरी जर्नी है ऑलरेडी मैंने कवर की हुई है, लेकिन फिर से इसी वीडियो के साथ मैं उसे अटैच कर दूंगा इन दी एंड में, जिससे कि क्या होगा कि आप उसे भी देख पाओगे। तो इसीलिए आपको पूरी जो जर्नी रही है, जो भी एक केस चल रहा था, जिस तरीके से चल रहा था, कौन कौन से यहाँ पर फैक्टर्स आ रहे थे, उन केस के रिगार्डिंग आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो जिन्हें भी वो चीज़ देखना है तो इस वीडियो के एंड में वो आर्टिकल जो है मैं अटैच कर दूंगा। अब यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन में यहाँ पर आ रहा है कि एसआईपी जो है, क्या हमें ये कंटिन्यू रखना चाहिए। एसआईपी क्या है, ये कंटिन्यू रखने से क्या होगा, या फिर खत्म क्यों करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दूसरा जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यूएस जॉब कर्ब्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर H1B वीज़ा होल्डर्स जो उनके लिए क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव साइड जो है वो भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर कोविड-19 ने ग्राउंडनट को किस तरीके से हेल्प की है उसके रिगार्डिंग आर्टिकल बात कर रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर पावर सेक्टर बोलिए, गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर बोलिए, उसी के साथ यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है क्या वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स में बात की गई है। तो चलिए जल्द से जल्द MM एकेडमी ऐप जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कई इंटरेस्टिंग जो कोर्सेस है आपको वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नया कोर्स आ चुका है एंशिएंट हिस्ट्री का, उसका जो लेक्चर है वो भी अपलोड किया जा चुका है। डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है, ऐप पर जाकर आप डेमो लेक्चर देख सकते हो। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। अब इसी के साथ बहुत सारी सीरीज़ हमारी ऐप पर आ रही है, आ चुकी है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। आपको EMI का ऑप्शन जो है वो भी वहाँ पर नज़र आएगा, तो EMI के थ्रू भी आप पे कर सकते हो। स्पीड का ऑप्शन भी है, सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो पहला न्यूज़ आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है वो है पाकिस्तान का नया मैप। पाकिस्तान ने नया मैप यहाँ पर दिया है। अब नए मैप में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पूरा अपना ही बताया है। मतलब आपने अगर वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है वो, अजब प्रेम की गजब कहानी, वो जो मूवी थी उसमें शाहरुख खान का एक कैमियो है। अगर आपने वो मूवी देखी हो तो कैटरीना कैफ जो है उससे सलमान खान को मिलवाता है रणबीर कपूर, और रणबीर कपूर डर डर के मिलवाता है। तो सलमान खान उसको डायलॉग बोलता है कि तुम तो इतना डर डर के मिलवा रहे हो जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड को अपना बता रहे हो। तो उसी तरीके के पाकिस्तान का जो है वो हाल रहा था, जिस तरीके से अनाउंसमेंट कर रहे थे। और सीधे तरीके से जो इंडिया है उसने तो धज्जियाँ उड़ा दी, उसने बोला कि ये कोई ये है नहीं, बेवकूफ़ी है, इस तरीके से इंडिया के द्वारा बोला गया। अब यहाँ पर नया मैप जो है उसमें उन्होंने पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो खुद का ही बता दिया है। उसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर वो डिस्प्यूटेड, वो लोग तो ले ही रहे थे, वो तो क्लेम कर ही रहे थे इतने साल से। यहाँ पर आप देखो कि जूनागढ़ का जो एरिया है वही वो उन्होंने खुद का क्लेम किया है। तो अब ये कौन सा मैटर है, ये कौन सा नया यहाँ पर जो मैटर है वो जुड़ चुका है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इससे उनकी जो एक मन स्थिति है वो भी निकल कर आती है कि उन्हें जो जम्मू एंड कश्मीर है उसे आज़ादी दिलाना है, ये करना है, वो सब कुछ नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि जो हमारे जो पूर्वज जो सोचते थे कि जम्मू एंड कश्मीर जो उनका हिस्सा रहना चाहिए पाकिस्तान का, वही वो यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्या है, मैप जो है वो तो नेपाल ने भी जारी किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसने भी मैप जारी कर दिया है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर
उसी दिन क्यों किया है? क्योंकि देखिए आर्टिकल 370 जो है वो हमने एब्रोगेट कर दी थी। अब आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस है वो चला गया था जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसकी अब यहाँ पर एनिवर्सरी थी, फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो उसी सिलसिले में यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपना जो मैप है वो यहाँ पर निकाल दिया, उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है, इंडिया की तरफ से पूरा खारिज कर दिया गया है। अब ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब देखिए जूनागढ़ जो है वहाँ पर भली पॉपुलेशन जो है मेजोरिटी मुस्लिम ना हो, लेकिन एक टाइम पे वहाँ पर रूलर जो है वो मुस्लिम जो है वो देखने को मिलते थे, और उसी के बाद से यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो गए थे, और जूनागढ़ जो है उस पर भी कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। और जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पर हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया में इंटीग्रेट नहीं हुए थे, और फिर जूनागढ़ जो है वहाँ पर वो बोला जा रहा था कि वहाँ पर रेफरेंडम जो है वो सब कुछ लिया जाएगा, और उसके बाद ऐसा हुआ कि जूनागढ़ जो है पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट बन चुका था। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, तो यही सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स, अब ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने देख ली जो करंट सिनारियो में चल रही है। करंट सिनारियो में जो यहाँ पर अगर पाकिस्तान की लैंग्वेज में जो वो लोग बोलते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, या फिर आज़ाद कश्मीर जो बोलते हैं, अब तो उसे पूरी तरीके से वो खुद का ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर इंडिया किस किस के साथ शेयर करता है, तो ये पूरी हमारे जो भारत की टेरिटरी है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर न्यू मैप के थ्रू इस तरीके का हमें मैप जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर लद्दाख जो है वो देखने को मिलता है, यूनियन टेरिटरीज है। अब यहाँ पर आप देखिए इंडिया जो पाकिस्तान है उसकी लैंड बॉर्डर है, यहाँ पर इंडिया अफगानिस्तान की जो है वो भी लैंड बॉर्डर है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के मैप के हिसाब से देखें तो ये तो पूरा उनका ही है, तो मतलब इंडिया जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर ही नहीं करता है, लैंड बॉर्डर। यहाँ पर इंडिया चाइना जो है उसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है। तो इस तरीके से हमें इतनी जो बॉर्डर है वो देखने को मिलती है। वही अगर हम कोस्ट लाइन देखें तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, वो हमने कल के इसमें देखा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंट्री है और लेंथ ऑफ बॉर्डर हम किसके साथ कितनी शेयर करते हैं, तो बांग्लादेश जो है उसके साथ हम सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं, उसके बाद चाइना जो है उसके साथ शेयर करते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है उसके साथ शेयर करते हैं, फिर नेपाल आता है, फिर म्यांमार आता है, फिर भूटान आता है, फिर अफगानिस्तान आता है। तो सबसे कम हमारी अफगानिस्तान जो है उसके साथ हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमारे जो इंडिया है वो किसके साथ सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, या फिर सबसे कम जो है वो किसके साथ शेयर करता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनकॉर्पोरेट किया है जिससे कि आपको ये चीज़ पता रहे। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर एसआईपी जो है क्या वो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। देखिए इकोनॉमी जो है काफ़ी अनस्टेबल चल रही है। अब इकोनॉमी अनस्टेबल चलने की वजह से किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना, इस पर क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा हो जाता है कि हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसमें भी हमें कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बिजनेस करना है और मुझे उसके लिए पैसा उठाना है, अगर मुझे उसके लिए पैसा उठाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है डेब्ट, दूसरा होता है इक्विटी। मतलब आप समझ लीजिए मैं लोन ले सकता हूँ या फिर मैं शेयर जो है वो ले सकता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं बोल दूंगा मेरे दोस्त को कि एक काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, 50-50%, तू 50% पैसा लगा, मैं 50% पैसा लगाता हूँ, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो प्रॉफिट है वो 50-50 डिवाइड कर लेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इक्विटी, ठीक है, इक्विटी कहेंगे। और डेप्ट मतलब क्या होता है, लोन। या फिर दूसरी ये भी चीज़ होती है कि मैं बॉन्ड्स जो है वो इशू कर दूंगा, बॉन्ड्स में इशू करूंगा, मैं बोलूंगा आप मेरे से बॉन्ड्स खरीदिए और मैं आपको 8% इंटरेस्ट रेट जो है वो दूंगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपये में खरीदते हो तो मैं आपको मैच्योरिटी के बाद 108 रुपये जो है वापस कर दूंगा। मतलब मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि मैं पैसा ले रहा हूँ तो मैं जब तक ये बॉन्ड्स की मैच्योरिटी हो जाएगी तब तक मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि मैं लोगों को उनके जो ब्याज है वो दे पाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके का हमें डेप्थ और इक्विटी जो है वो देखने को मिलता है। अब एसआईपी अगर हम देखते हैं तो वो किस में आता है। अब इक्विटी में क्या क्या आता है, इक्विटी में आता है शेयर मार्केट, है ना, शेयर मार्केट आता है। अब शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनीज आती है। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर एक कंपनी है रिलायंस, एक कंपनी है टाटा, एक कंपनी है कुछ और, तो यहाँ पर XYZ हम ले लेते हैं, ठीक है, XYZ कंपनी लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं ये कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, ये कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब ये कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो मैंने जितने पैसे लगाए थे वो डूब गए। तो ऐसे सिनारे में मैं क्या करूँगा, मैं काम करूँगा कि इसमें भी कुछ पैसा लगाऊंगा,
इसमें भी कुछ पैसा लगाऊंगा, इसमें भी कुछ पैसा लगाऊंगा, और ऐसे लगाऊंगा कि मुझे रिस्क फैक्टर जो है कम से कम लगे। मतलब कि इसमें मुझे लग रहा है ज़्यादा पैसा कमाएगी, रिस्क बहुत कम है, तो इसमें मैं अगर टोटल 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें मैं 60 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दूंगा। इसमें मुझे लग रहा है कि ये कंपनी जो है ये भी प्रॉफिट दे सकती है लेकिन रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें मैं 30 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दूंगा। और इसमें मुझे लगता है प्रॉफिट आ सकता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो बाकी बचा हुआ जो पैसा है वो मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से करूंगा। अब ये मुझे इतना सोचना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा। ये ना करने के बजाय मैं क्या कर दूंगा, मैं म्यूचुअल फंड जो है उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। सीधा म्यूचुअल फंड, मतलब अब मैं एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं तो ये सारी चीज़ें देखने का जो काम होता है म्यूचुअल फंड वाले का होता है कि वो देखेगा किसमें अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें कम करना चाहिए, किसमें कितना करना चाहिए, वो सब देखते बैठेगा, है ना। तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। एकदम आपको लेमन लैंग्वेज में समझो ना, एकदम आसान शब्दों में। एसआईपी जो है ये उसका छोटा बच्चा है। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप महीने टू महीने एसआईपी जो है वो पे कर रहे हो, ठीक है। एसआईपी आप पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 2-2 हज़ार रुपये की आप एसआईपी निकाल रहे हो, 1-1 हज़ार रुपये की निकाल रहे हो, वो आप पे करते रह रहे हो, ठीक है। और वो फिर कहाँ जा रहा है, इसी में जा रहा है, और फिर आपको जो पैसा है जितना भी मिलेगा उतना आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली होता है एसआईपी। अब आपको एसआईपी समझ में आ गया है। अब ऐसे सिनारियो में क्या हो रहा है कि सारी कंपनीज जो है वो जा रही है लॉस में। अब जब लॉस में जा रही है तो एसआईपी में आपको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये सवाल आता है। तो यहाँ पर आपने मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मतलब कि मार्केट इस तरीके से जा रहा है लेकिन ये रिबाउंड जो है वो करने ही वाला है। कोई भी चीज़ नीचे जाती है तो ऊपर आती है, ऊपर आती है तो नीचे भी जाती है। तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए देखने को मिल रहा है कि वो डायरेक्टली अब शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। केयरफुली उन्हें यहाँ पर स्टॉक जो है वो पिक करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में करना है। ऐसे नहीं कि हम ऐसे इसमें कर रहे हैं जो लॉस में ही जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हो तो मतलब 3 to 5 ईयर जो है उसके लिए आपको लॉकिंग रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आज कर रहे हो, आप देख रहे हो कल मुझे प्रॉफिट हो जाना चाहिए, नहीं। अभी जैसा सिनारियो चल रहा है, अभी जैसा मार्केट चल रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 to 5 ईयर्स आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पैसा पार करना पड़ेगा। और इसी वजह से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इतना अगर आपके पास पैसा है कि आप पार कर पाओ तो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि आप इन्वेस्ट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट जब हम यहाँ पर देखते हैं तो एसआईपी जो है क्या उसके लिए हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। अब देखिए इक्विटी मार्केट जो है उसमें फॉल हमें देखने को मिला है। अब क्यों देखने को मिला है, क्योंकि जो ग्लोबल सिनारियो चल रहा है पेंडेमिक की वजह से काफ़ी बुरी तरीके का चल रहा है। तो इसीलिए क्या है कि इन्वेस्टर जो है उनके लिए अभी विड्रॉ करना काफ़ी अनफिजिबल हो जाता है। मतलब कि अब जो पैसा जिन लोगों ने भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो निकालेंगे तो काफ़ी बुरा लॉस उन्हें होने वाला है, इसलिए वो निकालना ही उनके लिए फिजिबल नहीं है। और यहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आगे हमारे लिए यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आगे क्या 1 या 2 दिन में होगा, नहीं, यहाँ पर हमें सालों लग जाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि 2 से 3 साल का वक्त जो है वो लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंस देयर आर टाइम्स टू बिल्ड लिक्विड रिजर्व्स, एक एडवाइस यहाँ पर दी जा रही है कि यहाँ पर डेप्थ कैटेगरी जो है उसमें भी आप जा सकते हो। मतलब कि इक्विटी में अगर आपके पास कैश जो है वो इतना अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कैश अभी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एट प्रेजेंट इतना कैश नहीं है, आपको कैश की ज़रूरत है, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डेप्थ में जा सकते हो। मतलब क्या है कि आप जो बॉन्ड्स है उसमें जा सकते हो, जिससे क्या है आपको पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो मिलता रहे, इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर कैश फ्लो जो है वो आपका कंसर्न है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, तो वो यहाँ पर क्या होगा कि आप जो पैसा है वो पॉज कर दो, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स का पॉज ही कर दो। मतलब यहाँ पर दो मत, आपके यहाँ पर पैसे जो है वो नहीं कटेंगे क्योंकि यहाँ पर मोरेटोरियम जो है वो दिया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर जो एसआईपी है उसे यहाँ पर रिड्यूस कर दो। मतलब अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हो तो आप 1,000 कर दो। ये कब, जब आपको कैश क्रंच हो रहा हो, कैश का अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो है आपको ऑप्शन में नजर आती है एसआईपी से रिलेटेड। अब पूरा मार्केट आपको, मेरे को बेसिकली मार्केट आपको समझाना है कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। तो एट प्रेजेंट मार्केट ऐसा नहीं है कि आपके पास कैश क्रंच है, आपके पास कैश जो है वो इतना नहीं है कि आप प्रॉपर इन्वेस्ट कर पाओ या फिर उतना उतना आप दे पाओ। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन बचते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये है कि इतना इतना कैश जो है मैं 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर आप यहाँ पर शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर इम्पैक्ट जो है इंडिविजुअल, जो यहाँ पर इनकम फ्रंट पर इतना ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो इनकम है वो तो राइज हो रही है और एक्सपेंसेस यहाँ पर फॉल हो गए हैं क्योंकि हम ये खर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो उनकी इक्विटी एसआईपी है उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको पूरा कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम आगे। H1B वीज़ा होल्डर जो है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है।
तो यूएस जॉब यहाँ पर कब हो रहे हैं, कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जो है यही बोल रहे हैं सभी को कि ना आना हमारे देश लाडो। तो यहाँ पर वीज़ा टाइप हमने कल देखा था, है ना, वीज़ा टाइप देखा था। ये मैंने फेसबुक बोलिए या फिर इंस्टाग्राम बोलिए वहाँ पर शेयर भी कर दी थी, ये डायग्राम टेलीग्राम पर भी कर दी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है, क्योंकि मेंस के लिए अगर नेगेटिव ही आप लिखोगे कि यहाँ पर नेगेटिव ही हो गया, तो फिर यहाँ पर हम खुद के बलबूते पर क्या बोल सकते हैं कि हम इंडिया इतना अचीव कर रहे हैं। हम अगर ये यूएसए ने करने के बावजूद अगर हमारे हमारे कुछ पॉजिटिव साइंस देखने को मिलती है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ कुछ बेटर भी हम इंडिया में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप देखिए, H1B वीज़ा जो है वो इश्यू किया जाता है स्किल्ड वर्कर्स के लिए, मोस्ट पॉपुलर आईआईटी कंपनीज के लिए। H4 वीज़ा जो है वो यहाँ पर डिपेंडेंट जो होते हैं H1B वीज़ा होल्डर्स के, उनके लिए होता है। ये काम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे हो गए या फिर जो वाइफ हो गई। उसी के साथ H2B वीज़ा जो है वो किसके लिए होता है, सीजनल वर्कर जो है उनके लिए इशू किया जाता है। L1 वीज़ा जो है ये कंपनी को अलाउ करता है कि वो हाईली स्किल्ड वर्कर जो है यूएसए में ट्रांसफ़र करें। और J1 वीज़ा जो है वो हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स के लिए, जो वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स के लिए आते हैं। तो ये हमें यहाँ पर वीज़ा टाइप देखने को मिलते हैं, सीधे मैच द पेयर में आएंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो वीज़ाज है ये जो दिए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कल के ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसलिए ज़्यादा हम वक्त इस पर ज़ाया नहीं करेंगे। हमने देखा था कि H1B वीज़ा होल्डर्स में काफ़ी ज़्यादा हमें इंडियंस जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम इस साल की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो इंडियंस की तरफ से ही हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए जो जॉब्स है वो डेवलप कंट्रीज में पे मिनिमल वेजेस, मतलब क्या है, मैंने आपको क्यों बताया कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड क्यों होती है, क्योंकि अमेरिकन को अगर वो हायर करती है कंपनी तो फिर उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर इंडियन को हायर करती है तो कम पैसा देना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो कंपनीज है उनको यहाँ पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब वो जो बोल रहे हैं कि अमेरिकन को ही हायर करो, तो इससे उनको ज़्यादा अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। इंडिया अकाउंट्स फॉर बल्क ऑफ H1B वीज़ा अप्रूवल, जैसा मैंने आपको कहा था सबसे ज़्यादा इंडिया के हमें देखने को मिलते हैं, उसके बाद चाइना का देखने को मिलता है, कनाडा, साउथ कोरिया। तो इस तरीके सबसे ज़्यादा जो है हमें इंडिया का ही देखने को मिलता है, ठीक है। न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आया है उसमें बोला जा रहा है कि अब आप यहाँ पर क्या करो, इंडिया जो है, मतलब इंडिया नहीं, सिर्फ अमेरिकन जो उनको हायर करो। अब ये पर्टिकुलरली तब आ रही है जब ह्यूज शॉर्टेज जो है अमेरिका में देखने को मिल रहा है स्टेम स्किल्स का। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो स्किल वर्कर्स है उनका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज जो है वो यूएसए में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी उसको ज़्यादा हायर करना पड़ता है, तो कहाँ से करेंगे, इंडिया से वो हायर करते हैं। तो अब ऐसे सिनारियो में यूएसए वालों को प्रॉब्लम हो गया है कि क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है, बस हम वहाँ बैठ के बोलते रहेंगे वाह मोदी जी वाह। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कंपनीज के लिए भी नुकसान है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए नुकसान है। अब यहाँ पर नया ऑर्डर इसके हिसाब से क्या है कि आप यूएस वर्कर से रिप्लेस कर दो, मतलब जितने भी यहाँ पर H1B वीज़ा होल्डर्स है उनको यूएस वर्कर्स या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो है उनके साथ रिप्लेस कर दो। ग्रीन कार्ड होल्डर्स मैंने आपको कल ही बताया है कि वो क्या है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हर वीडियो देखा कीजिए, सारे वीडियोज़ देखा कीजिए, एक भी वीडियो आप मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आप रैंक होल्डर्स अभी जो रिजल्ट लगाए उससे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों ने क्या बोला है कि कंटिन्यूअसली वो जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ते थे, न्यूज़पेपर फिर उसके बाद रिवाइज करने के लिए जो मंथली है वो पढ़ते थे। नहीं तो आप लोग क्या करते हो मोस्टली कि मंथली जो है उसी से हम पढ़ेंगे, हम रोज़ न्यूज़पेपर नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करोगे, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी तो अच्छी तरीके समझ में आएगा, तभी तो बातें याद रहेगी आपको, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं कड़िया जुड़ाता हूँ कि तब हमने ये देखा तब हमने वो देखा, तो क्यों हो रहा है, एक बार मेरे पढ़ने से याद हो जाएगा क्या, मेरे ही पढ़ने से नहीं होता है, मुझे भी यहाँ पर बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तब जाकर मुझे याद रहता है। इसीलिए मैं रोज़ यहाँ पर न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूँ, तब मुझे चीज़ें याद रहती है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द चीज़ें मुझे याद रहती है, कौन सी चीज़ क्या हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, सब मुझे याद रहता है। तो ये इसी से होता है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंट ने क्या बोला है कि हम यूएस वर्कर से यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तब से ही उन्होंने काफ़ी कंजर्वेटिव काम जो है वो यहाँ पर शुरू किया। मतलब क्या करेंगे वो कि जो लोग हैं जो अमेरिका फर्स्ट वो पॉलिसी उन्होंने अपनाई, तो ग्लोबलाइजेशन से वो यहाँ पर कंजर्वेटिव वे में एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो अमेरिका है उसमें अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि अब उनको भी स्किल का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ठीक है स्किल तो है ही, लेकिन हमारे उधर क्यों जाते थे कि भाई जॉब मिल जाए, अब वहाँ के लोग हायर क्यों करते थे कि भाई वहाँ पर स्किल वर्कर मिल जाए, लेकिन अब उनको स्किल वर्कर जो है वो मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। 2019 में इन्फोसिस ने यूएस सब्सिडरी जो है सेटअप की थी, जिससे कि सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है हेल्थ केयर अदर रिलेटेड प्रोजेक्ट यूएस कनाडा में वो यहाँ पर ले सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रॉब्लम्स है वो यूएसए में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कुछ फ़ायदे भी देखने को मिल रहे हैं। हमने नुकसान कल देखे थे,
कल के लेक्चर में हमने कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो देखे थे, है ना, लेकिन अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो मेंस पर्सपेक्टिव से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखो प्रोबेबल इंक्रीज जो है रेमिटेंसेस में, वो यहाँ पर ओवरऑल इम्पैक्ट, क्योंकि क्या होगा कि जो अब यूएसए में काम कर रहे हैं इंडियंस, आप सोचोगे रेमिटेंस क्यों बढ़ रहा है, वहां तो अब लोग जाएंगे ही नहीं, लोग काम नहीं करेंगे, लोगों को काम नहीं करने दिया जाएगा, फिर रेमिटेंस कैसे बढ़ेगा। लेकिन आप सोचिए जो यूएसए में काम कर रहे हैं उनका भी तो यहाँ पर सैलरी इंक्रीज होगा, उनका सैलरी इंक्रीज होगा, वेज इंक्रीज होगा, तो बट ऑब्वियस ज़्यादा घर पे पैसा भेजेंगे, है ना, तो यहाँ पर रेमिटेंसेस में इंक्रीज होगा। ब्रेन ड्रेन को यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा। मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि ब्रेन ड्रेन से हमें ब्रेन गेन की तरफ पहुंचना है। ब्रेन ड्रेन मतलब ब्रेन जा रहा है, ब्रेन गेन मतलब हमारे पास ब्रेन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेन ड्रेन की जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी उसे यहाँ पर एड्रेस कर दिया जाएगा। इंडिया वाला माल इंडिया में ही रहेगा, इंडिया वाला दिमाग इंडिया में ही रहेगा, और सेल्फ रिलायंस इससे एनहांस होगा, क्योंकि जो आत्मनिर्भर हमें बनना है तो इतना जो ब्रेन है वो यहीं पर रहकर अब कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो सेल्फ रिलायंस है वो यहाँ पर एनहांस्ड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हो सकता है। तो ये जो बेनिफिट्स है ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इस पर जाते हैं, ग्राउंडनट यहाँ पर कमबैक कैसे हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो ग्राउंडनट है उसमें हमें अब यहाँ पर कमबैक देखने को मिल रहा है। ऑयल, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, तो सारी ही चीज़ें आप देखिए, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें, ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑन वन हैंड इंपोर्ट जो है पाम ऑयल का, वो यहाँ पर क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया है ना। जो होटल्स में इस्तेमाल होता था, रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होता था, कैंटीन्स में इस्तेमाल होता था, उसका हमें ऑलमोस्ट फॉल 40% देखने को मिला है। ऑन दी अदर हैंड ऑयल्स डायरेक्टली जो होम किचन में इस्तेमाल होता है, ये होम किचन की बात हो रही है, यहाँ पर कमर्शियल पर्पस की बात हो रही है, यहाँ पर होम किचन की बात हो रही है। सोयाबीन बोलिए, सनफ्लावर बोलिए, इंडिजीनियस मस्टर्ड बोलिए, इसमें कोई डिक्लाइन रिपोर्ट नहीं किया गया है, अगर इंक्रीज भी नहीं हुआ है कंजम्पशन में, ठीक है, डिक्लाइन ये नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ग्राउंडनट अगर हम देखें तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है उसमें क्या हो रहा है कि घर में जो ऑयल है उसका जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया है। घर की बात कर रहा हूँ मैं, घर में जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा बढ़ गया है। इसके वजह से क्या हुआ है, इसका भी अब यहाँ पर फिर से हमें कम बैक देखने को मिल रहा है, बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जस्ट नॉट ऑयल, इक्वली सिग्निफिकेंट फैक्टर जो है वो है एक्सपोर्ट भी। मतलब क्या है कि ग्राउंडनट प्राइजेस फर्म ये एक्सपोर्ट के वजह से भी है, ठीक है। इंडिया ने 6.64 LT जो है ग्राउंडनट यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, मतलब वैल्यू कितनी है, इतनी है कंपेयर टू इतना जो हमें लास्ट प्रीवियस फिस्कल में देखने को मिल रहा था। मतलब क्या है, अब यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो एक्सपोर्ट बर्थ ऑब्वियस से ज़्यादा होगा, तो डिमांड मतलब ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है मतलब क्या है, वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। और शिपमेंट हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पर किया है, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना। तो ये जो कंट्रीज़ है ये भी आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिचुएशन किस तरीके की, इंडिया एडिबल ऑयल कंजम्पशन जो है इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसने यहाँ पर बाजी मार ली है, काफ़ी ज़्यादा बाउंस बैक यहाँ पर कर लिया है। अब एक कंसर्न भी यहाँ पर चल रहा है। कंसर्न क्या चल रहा है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब जो सोइंग है वो ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि हमने देखा है कि रेनफॉल जो है वो नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो प्लांटेशन है वो ज़्यादा हो गया है। प्लांटेशन ज़्यादा होगा मतलब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर जो प्राइजेस है, वैल्यूएशन है वो गिर जाएगी। तो इस तरीके सिनारियो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखना होगा बेसिकली होता क्या है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो नॉर्थ कोरिया है प्रोबेबली न्यूक्लियर डिवाइसेस जो है वो डेवलप कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नॉर्थ कोरिया का देखते हैं तो उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है बाहर आती नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई भी न्यूज़ पढ़ना ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो कोई मायने रखता नहीं है, क्योंकि जो न्यूज़ है वो ऑथेंटिक है या नहीं है ये यूपीएससी वाले भी नहीं बता सकते, इसलिए क्या तो पूछेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो कहाँ पर है, उससे रिलेटेड मैप बेस्ड एक्सरसाइजेज जो होती है, उसके पास कौन कौन से सी हमें देखने को मिलते हैं, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ जो न्यूक्लियर पाथ रहा है नॉर्थ कोरिया का, आप देख सकते हो 1993 से उसने शुरुआत की थी। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट उसने यहाँ पर मिसाइल जो है वो टेस्ट की थी, उसी के साथ साथ यहाँ पर उसने थ्रेटन किया था न्यूक्लियर के लिए, और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर उसने फायर जो है वो कर दिया था मिसाइल को 98 में। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सपेल जो है वो कर दिया गया था 2002 में। उसी के साथ साथ यहाँ पर उसने फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन जो है उसका अनाउंस किया था 2003 में। फिर उसके बाद उसने फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कैरी किया था 2006 में। यहीं से सबकी फटना शुरू हो गई। फटना मतलब यूएसए जो है उसका यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि उसके निशाने है नॉर्थ कोरिया और यूएसए, मतलब कट्टर है ना, एकदम ही कट्टर, एकदम ही है, मतलब चाइना से भी ज़्यादा कट्टर है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है।
और सेकेंड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो है 2009 में उसने किया था। और इस तरीके से उसने काफ़ी थ्रेटन भी किया है लोगों को कि हम यहाँ पर उड़ा देंगे, यूएसए को सीधा उड़ा देंगे। काफ़ी बार उसने बोला है कि मेरे रडार पर है यूएसए, कभी मैं उड़ा सकता हूँ। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू रख रहे हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाई स्टेक जो है हनोई, उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, सर्वे किया गया था अमेरिकन जो नॉर्थ कोरिया के साथ करना है। तो यहाँ पर 76 लोगों ने बोला कि टाइटर इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो यहाँ पर लगा दीजिए नॉर्थ कोरिया पर। 68% लोग जो उनका ये बोलना था कि सैंक्शन जो है वो इम्पोज किया जाए चाइनीज कंपनी पर जो बिजनेस कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के साथ। उसी के साथ यहाँ पर एयर स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट किया जाना चाहिए 40%। यूएस ट्रूप जो है उसको न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजना चाहिए 28%। ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए न्यूक्लियर वेपन जो है पजेस करता है नॉर्थ कोरिया 21%। नॉर्थ कोरिया ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए प्रोड्यूस करेगा 11%। अब देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है और सिटीज़न होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम पीस, इंटीग्रिटी, हार्मोनी ये मेंटेन करके रखें। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये बताया गया है कि लॉ मस्ट स्टैंड अपार्ट ओवर पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड बिलीफ। और उसी के साथ साथ हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी वर्डिक्ट आने से पहले ये कहा था कि वर्डिक्ट कोई भी आए, यहाँ पर किसी की भी जीत या फिर किसी की भी हार नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पर पीस जो है वो मेंटेन करके रखना होगा और यही हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बरकरार रखना होगा। और इसीलिए मैं कमेंट सेक्शन में भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते जो कमेंट्स है जिससे किसी की भी रिलीजियस जो बिलीफ है, जो भी उनके जो विचार है वो हर्ट ना हो, जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट ना हो। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए जो वर्डिक्ट है ये आया है 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा। अब इसमें हमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई जी वो यहाँ पर नजर आए, अशोक भूषण जी, उसी के साथ साथ DY चंद्रचूड़ जी, S.A. बोबडे जी और उसी के साथ साथ S. अब्दुल नज़ीर जी, ये सब हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नजर आए। और ख़ास बात ये रही कि इस बेंच में किसी ने भी इस डिसीजन को अपोज नहीं किया। जी हाँ, यहाँ पर जो डिसीजन है ये पांचों के पांचों जजेस ने इसका समर्थन किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए डिसीजन बेसिकली आया क्या है, तो अयोध्या डिस्प्यूटेड लैंड जो है, डिस्प्यूटेड अयोध्या लैंड है, वो जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उनको यहाँ पर सौंपी है। और अल्टरनेटिव पीस ऑफ लैंड जो है वो यहाँ पर मुस्लिम्स को देने की बात की गई है मॉस्क के लिए। और उसी के साथ साथ जजमेंट जो है वो यूनानिमस रहा है 5 जजेस बेंच के द्वारा। और ये एक बहुत ही एक हिस्टोरिक जजमेंट माना जा रहा है क्योंकि काफ़ी साल से ये जो निर्णय है इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी और ये डिस्प्यूट काफ़ी सालों से चल रहा था। तो अब यहाँ पर ये जो डिसीजन आया है इसी के साथ और डिटेल में इस डिसीजन को देखेंगे, इसे पूरी तरीके से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा इतिहास हम जान लेते हैं कि अयोध्या का इतिहास किस तरीके से रहा है। तो अब देखिए ये जो टेम्पल है राम टेम्पल, ये ऐसा माना जाता है कि मेडिवल एजेस में इसे बांधा गया था जिससे कि जो बर्थ प्लेस है राम जी का उसे कॉमेमोरेट किया जा सके। मतलब हम मेडिवल एजेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद सीधा हम आते हैं 1528 में, जहाँ पर जो मीर बाकी है जो बाबर का जनरल था उसने मॉस्क यहाँ पर बांधा। और ऐसा समझा जा रहा था कि जो मॉस्क है ये राम टेम्पल को तोड़कर उसके ऊपर ये जो मॉस्क है ये खड़ा किया गया है। उसी से ये जो विवाद है ये शुरू होता है, जो डिस्प्यूट है ये शुरू होता है और काफ़ी आगे तक जाता है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है पूरा आप इस तरीके से देख सकते हो, जो बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से आपको नजर आएगा, जो डिस्प्यूटेड लैंड है, क्योंकि देखिए पूरा जो मसला है वो डिस्प्यूटेड लैंड पर ही चल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको सीता रसोई जो है, राम चबूतरा जो है, ये भी आपको नजर आएगा। अब देखिए जो प्रीमाइसेस है उसमें जो हिंदूज है वो भी यहाँ पर जो वर्शिप है वो किया करते थे। उसी के साथ साथ हम आते हैं दिसंबर 1949 में, मतलब 1947 में हमें आज़ादी मिलती है, हम आते हैं 1949 में, जहाँ पर कुछ लोगों ने जो आइडल्स है राम जी के और सीता जी के वो टेम्पल के अंदर प्लेस कर दिए। और उसके बाद से जो विवाद है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो डिस्प्यूट है ये बहुत वायलेंटली आगे बढ़ने लगा। और उसी के साथ साथ 1959 में जो निर्मोही अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा ने जो सूट है वो दाखिल की पोजीशन के लिए कि हमें यहाँ पर पोजीशन जो है वो चाहिए। और उसी के साथ 2 साल के बाद ही 1961 में जो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उन्होंने भी सूट यहाँ पर दाखिल की पोजीशन के लिए।
और उसी के साथ यहाँ पर हम 1992 में आते हैं। देखिए, ये जो डिस्प्यूट है 1961 से लेकर 1992 तक कंटिन्यूसली चलता रहा। काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हमें यहाँ पर नज़र आए। और उसी के साथ साथ डिसम्बर 6, 1992 को जो बाबरी मस्जिद है उसे डिमोलिश किया गया, जो कार सेवक्स है उनके द्वारा। उसी के साथ यहाँ पर जो केस है वो दाखिल गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने 2010 में यहाँ पर निर्णय जो है अपना पेश किया। और इसमें 3 पार्टीज जो है वो हमें नज़र आती है। पहली तो जो यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो नज़र आता है, और उसी के साथ साथ निर्मोही अखाड़ा, और उसी के साथ साथ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वो यहाँ पर हमें पिक्चर में नज़र आते हैं। और यहाँ पर जो ये निर्णय दिया गया था 2010 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो तीनों ही पार्टीज़ है, जो तीनों ही राइवल पार्टीज़ थी, उसमें डिवाइड किया इस स्ट्रक्चर को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो एरिया है सेंट्रल डोम का वो राम लल्ला को जाता है। मतलब ये जो सेंट्रल डोम का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वो राम लल्ला को दिया जाता है। उसी के साथ साथ जो राम चबूतरा है, जो आपको राम चबूतरा यहाँ पर नज़र आएगा, उसी के साथ साथ जो सीता की रसोई जो आपको यहाँ पर नज़र आएगी, वो यहाँ पर निर्मोही अखाड़ा जो है उनको यहाँ पर दी जाती है। और जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है उनको यहाँ पर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर है वो बांटा जाता है जो तीनों पार्टीज़ है उनके बीच में। मतलब 1/3 जो एरिया है वो यहाँ पर जो निर्मोही अखाड़ा है उन्हें भी दिया जाता है। अब देखिए, ये जो जजमेंट था ये एविडेंस और फेथ दोनों पर ही बेस्ड था। उसी के साथ साथ अगर ये देखा जाता है कि जो राम साइट है, राम टेम्पल है, क्या उस साइट पर था, तो यहाँ पर कोर्ट जो है उन्होंने कहा कि जो टेम्पल है एंशियंट टाइम्स में वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उनकी रिपोर्ट्स के द्वारा यहाँ पर देखा गया था। उसी के साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा था कि यहाँ पर हिंदूज़ और मुस्लिम जो है वो डिस्प्यूटेड साइट में यहाँ पर प्रेयर करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर डिस्प्यूटेड साइट जानना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्प्यूटेड साइट जानने के लिए हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। तो ये जो है ये हमें डिस्प्यूटेड साइट यहाँ पर नज़र आती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है डिस्प्यूटेड साइट। उसी के साथ साथ यहाँ पर 28 पार्टी जो है, जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा, राम लल्ला, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व थे। और उसी के साथ साथ जो हिंदू लॉ है उसके अनुसार ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पर ज्यूरिस्ट एंटिटी जो है, आइडल को ज्यूरिस्ट एंटिटी जो है उससे यहाँ पर देखा जाए। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट एंटिटी है उसी के साथ यहाँ पर पूरे लीगल राइट्स यहाँ पर मिलने चाहिए। अब यहाँ पर आपको पूरा केस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2010 में जो आया था पूरा समझ में आ गया होगा। अगर हम और अच्छी तरीके से देखते हैं तो राम लल्ला जो है उन्हें ये जो डोम का एरिया है वो दिया गया था, राम चबूतरा, उसी के साथ साथ जो सीता रसोई है ये निर्मोही अखाड़ा को दिया गया था, और बचा हुआ पोर्शन जो है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है उनके पास दिया गया था। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, उन्होंने भी जो डिस्प्यूटेड लैंड है, अब देखिए इतना बड़ा एरिया है, उसमें से 2.77 एकड़ सिर्फ यहाँ पर डिस्प्यूटेड लैंड है, उसी के ऊपर यहाँ पर डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपने ताबे में भी इसे लिया था। और उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर तीनों ही पार्टीज जो देखी जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में बिल्कुल खुश नहीं थी। इसीलिए फिर तीनों ही पार्टी जो है वो 2011 में सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो खटखटाती है। और उसी के साथ साथ 2019 में 8 साल के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उनका निर्णय आता है, उनका वर्डिक्ट जो है आज हमें देखने को मिलता है। और ये वर्डिक्ट किस तरीके का है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था 5 जो जजेस हैं उनके द्वारा ये वर्डिक्ट आया है। और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रूल किया कि 2.77 एकड़ जो डिस्प्यूटेड लैंड है, यहाँ पर देखिए मेन मसला डिस्प्यूटेड लैंड का था। तो डिस्प्यूटेड लैंड जो है अयोध्या में वो ट्रस्ट को हैंड ओवर किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर वो राम मंदिर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इस पर उन्होंने कई यहाँ पर पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उनकी रिपोर्ट पर रिलाई करते हुए ये कहा कि यहाँ पर सफिशिएंट प्रूफ है कि जो बाबरी मस्जिद यहाँ पर खड़ा किया गया है, बाबरी मस्जिद जो यहाँ पर बिल्ड किया गया है, वो कोई एम्प्टी लैंड पर बिल्ड नहीं किया गया है। मतलब जो लैंड पर वो बिल्ड किया गया था वो लैंड एम्प्टी नहीं थी, और ना ही जो उसके नीचे स्ट्रक्चर पाया गया है वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर था। इसका मतलब है कि वो श्राइन टाइप का कोई स्ट्रक्चर था, मतलब इस्लामिक नहीं था और ना ही एम्प्टी लैंड थी। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर ये बहुत ही पुख्ता सबूत जो है वो उन्हें यहाँ पर मिलते हैं। और उसी के साथ साथ कोर्ट जो है उन्होंने ये भी कहा कि निर्मोही अखाड़ा, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के केस में 1/3 ऑफ टाइटल जो है वो ग्रांट किया गया था, है ना, जो सीता की रसोई है ना, ये सब जो ग्रांट किया गया था, तो यहाँ पर कोई भी टाइटल पर उनका क्लेम नहीं है या फिर कोई भी मैनेजरल राइट जो है वो भी नहीं है। और उसी के साथ साथ जो टेम्पल है जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो मैनेज किया जाएगा सिर्फ ट्रस्ट के द्वारा। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने निर्मोही अखाड़ा के जो क्लेम है उसे भी यहाँ पर खारिज कर दिया।
तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्प्यूटेड अयोध्या लैंड जो है, डिस्प्यूटेड अयोध्या लैंड जो है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाती है। अल्टरनेट लैंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो मस्जिद है वो भी यहाँ पर डिमोलिश की गई थी, है ना, इसलिए अल्टरनेट लैंड जो है मुस्लिम्स को यहाँ पर दी जाती है, जो लॉस हुआ है उनका मॉस्क केस में उसके लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम साइड जो है वो अपने जो पोजेसरी टाइटल है वो यहाँ पर प्रूव करने में असफल रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें डायरेक्ट किया जाता है कि यहाँ पर आप कोई फ्रेम कीजिए स्कीम 3 महीने के अंदर अंदर, जहाँ पर यहाँ पर जो मॉस्क है उसके लिए भी लैंड अलोकेट की जा सके, और टेम्पल जो ट्रस्ट है उनके द्वारा टेम्पल भी यहाँ पर फॉर्म किया जा सके। उसी के साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि जो मुस्लिम्स है उनका जो पोजीशन है वो कभी गया नहीं था, मतलब यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद है उनका पोजीशन वहीं पर था डिस्प्यूटेड लैंड पर, फिर भी यहाँ पर उन्हें एडवर्स पोजीशन जो है वो नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम जो है उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया था कि ठीक है यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो है वो 400 साल पहले यहाँ पर बनाया गया, उसी के साथ साथ यहाँ पर उनका पोजीशन जो है वो कंटिन्यूटी में रहा है। अब भले ही यहाँ पर टेम्पल हम मान लेते हैं कि टेम्पल इसके नीचे था, टेम्पल के ऊपर यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो है ये बनाया गया हो, लेकिन इतने सालों से हमारे पास पोजीशन तो था, इतने सालों से हमने ये पोजीशन तो रखा था। 1992 में भले ही वो डिमोलिश कर दिया गया हो बाबरी मस्जिद को, लेकिन पोजीशन तो था, तो एडवर्स पोजीशन के हिसाब से ये हमारे पोजीशन में आना चाहिए, लेकिन जो कोर्ट है उन्होंने एडवर्स पोजीशन को भी यहाँ पर नहीं माना। तो अब आपको एडवर्स पोजीशन बेसिकली क्या है ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लीगल राइट्स की बात की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2010 में, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि इस तरीके का कोई लीगल राइट इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज थी हमारी, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके रिगार्डिंग आपने लिखा होगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। MM Academy आपको डाउनलोड जरूर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।